हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फीमू दिखाया जाता है जो कि शाओ के लिए साइकिल बाय करके लाया होता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुकी होती है काम करके, इसलिए वो आज ऑफिस के लिए उससे लिफ्ट मांगती है तो फीमू दे देता है। अब वो कार से उतरने के लिए काफ़ी झिझक कर रही होती है ताकि ऑफिस का कोई इंसान देख के बातें ना बनाए। फीमू की असिस्टेंट आती है और वो बोलती है कि अगर तुम कार से उतरोगी तभी मैं कार को पार्क करूंगी। अब यहाँ पर उसे उतरना पड़ता है। इसके बाद वो डांस कर रही होती है तो फीमू से देखकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम इसे साइड पर लेकर जाओ ताकि इससे फिल्मों के बारे में कुछ पता चल सके। जिस बात पर असिस्टेंट उसे शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आती है, लेकिन यहाँ पे जो एक लड़की जो कि ऑडिशन के लिए आई होती है, लेकिन वो वांगमी और पैरा सॉन्ग अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाती है, जिस पर कि लिंग उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे खड़े इंसान में से कोई है जो कि इस सॉन्ग को अच्छी तरह से प्ले कर सके, जिस पर कि असिस्टेंट शाओ का नाम लेती है और लिन भी उसे प्ले करने की परमिशन दे देता है। अब शाओ तो इस सॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है, इसलिए वो इसे बहुत अच्छी तरह से प्ले करती है, जिसे देखकर लिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। और अब डायरेक्टर लिन उसे लेने की सोच रहे होते हैं और उसे ऑडिशन करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन जैसे वो जिंग को देखते हैं तो वो शौक में होते। और अब जिंग इस लिन से बोलती है कि मैं यहाँ पर शाओ के साथ आई हूँ, और वो ये भी बोलती है कि असिस्टेंट बोलती है कि ब्लू स्काई गैलेक्सी मूवी में शाओ एज ए हीरोइन के तौर पे बहुत ही ज़्यादा फिट रहेगी। अब लिन भी शाओ को एक मौका देता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से एक्टिंग कर पाई तो मैं ज़रूर तुम्हें फिल्म में मौका दूंगा, जिस पर कि शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। शाओ इस रोल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार होती है। अब असिस्टेंट उसे फिल्म समझ में आए और उसका रोल समझ में आए, इसलिए उसे फिल्म की स्क्रिप्ट देती। यूनसू एक मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट आया हुआ होता है और वो जिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो वहाँ पर खड़े एक आदमी से उसकी कॉस्ट्यूम भी मांगता है और फिर पांडा बनकर जिया को बहुत ही ज़्यादा हंसाता है और जिया भी उसकी काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और फिर वो अपना मुंह उतार कर दिखाता है तो जिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हमें शाओ दिखाई जाती है तो वो असिस्टेंट से कॉल करके पूछती है कि इस स्क्रिप्ट में पहले तो पैरा सॉन्ग नहीं था। उसके पूछने पर जिया उसे बताती है कि ये सॉन्ग फीमू ने कहकर डलवाया है, जिस बात पर शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फीमू ने तो सिमू से सॉन्ग की बात की थी, लेकिन अब तो मैं फिल्म में ही आने वाली हूँ। और इसके बाद जब वो अपना ऑडिशन देती है तो लिंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो सोचता है कि इसे हीरोइन बनाना कोई बैड डिसीजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शाओ डायरेक्टर से पूछती है क्या आप मुझे फीमू की वजह से इस फिल्म में ले रहे हो, लेकिन डायरेक्टर यकीन दिलाता है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुम्हें सिफारिश की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस बात पर शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वे गॉसिप करने लग जाते हैं कि बॉस की वजह से ही शाओ को फिल्म में रोल मिला है और ये बात फियो भी सुन लेता है। अब फियो असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शाओ को फिल्म में एज ए हीरोइन का रोल मिला है। तो असिस्टेंट बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है बॉस, डायरेक्टर ने शाओ की एक्टिंग देखकर ही उसे अचानक ही फिल्म में लेने का फैसला कर लिया था एज ए हीरोइन। जिस पर फीमो बोलता है कि ये मैं तो जानता हूँ कि उसके टैलेंटेड के बेस पे उसे ये रोल मिला, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा। इसलिए फीमो डिसाइड करता है कि पहले हम उसे एक मिनी वीडियो में रोल करने के लिए कहेंगे और इससे लोगों का हम रिएक्शन भी देखेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी रही तभी शाओ इस मूवी में काम कर सकेगी। अब यहाँ पर सभी लोग मिनी वीडियो बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब वीडियो में लोगों की रुचि रखने के लिए उसमें किसी सीन भी रखे हुए जाते हैं, लेकिन फिल्मो इस बात से इनकार भी नहीं कर पाता है और वो किसी और को चूज़ भी नहीं कर पाता है शाओ को किस करने के लिए। एज ए भाई वो उससे प्यार करता तो कैसे चॉइस कर सकता था किसी और को, लेकिन उसकी जो ये जेलसी है ये उसकी मॉम देख लेती है तो वो एज ए एक्टर फीमो को ही चूज़ कर लेती है, जिस पर कि फीमो खुश हो जाता है। जिया यहाँ पर डायरेक्टर से बोलती है कि हमें पहले शाओ को सीरियल में उतारना चाहिए ताकि लोग उसे पहचान सके और वो अपना नाम और पहचान बना सके। अब जिया और शाओ दोनों ही शो के रेड कारपेट पर आ चुकी होती है, जिसपे कि वे दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है, लेकिन हान तो शाओ को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है और वो जिया को धक्का दे देती है, जिससे कि उसके पैर में मोच आ जाती है। अब ये दोनों रेस्ट रूम में बैठी रेस्ट कर रही होती है कि वहाँ पर हान और लिंगर दोनों ही आ जाती है और दोनों जिया को पॉइंट आउट करके उससे बातें सुनाने लग जाती है। लेकिन शाओ जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है जिया बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं और वे दोनों बाहर आ जाती है। यहाँ पर शाओ
जून को कॉल करके बताती है कि जिया के पैर पे चोट लग गई है और वो जल्दी से उन्हें पिकअप करने के लिए आ जाए। दूसरी तरफ हान तो लिंगर को भड़काने लग जाती है कि शाओ को सीरियल में मेल लीड का रोल मिल गया है, जिससे कि लिंगर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जून इन्हें लेने के लिए आ गया होता और वो जैसे जिया के पैर में देखता है कि इससे तो चला नहीं जा रहा, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत ही क्यूट तरीके से उन्हें लेकर जाता है हॉस्पिटल। और जिया यहाँ पर उसके कपड़ों को देखकर बोलती है कि आज तो तुमने काफ़ी महंगी ड्रेस पहनी हुई है, जिस पर वो बताता है कि आज उसे किसी फंक्शन में जाना था, इसीलिए उसने महंगी ड्रेस पहनी हुई है। फिर उसे पता चलता है जिया को कि उसने उसका हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये मेरा बिल क्यों भरे, इसलिए वो उसको उसके पैसे वापस दे देती है। अब असिस्टेंट आकर यहाँ पर फीमू को सारी बात बताता है कि इन एक्ट्रेस का भी जीना कितना मुहाल होता है ना, इन्हें हिल पहननी पड़ती है और उसके कारण इन्हें काफ़ी चोटें लग जाती हैं। अब फीमू को तो शाओ की टेंशन होने लग जाती है और इसके बाद वो शूज़ लेने का डिसाइड करता है और फिर वो बढ़िया से शूज़ देखकर उन्हें डिसाइड कर लेता है कि वो ये लेगा और सेम वैसे ही कलर और डिज़ाइन के अपने लिए भी लेता है। लेकिन अब मुसीबत ये होती है कि वो शाओ को ये शूज़ पहनाए तो पहनाए कैसे। फिर उसे एक मस्ती सूझती है, वो ऑफिस के बाहर बहुत सारा पानी गिरवा देता है। अब यहाँ पर शाओ आती है तो वो उसके शूज़ गीले ना हो जाए, इसलिए वो निकाल कर हाथ में ले लेती है और फिर उसके हाथ से शूज़ को लेकर सीधा पानी में फेंक देता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है। शाओ बोलती है कि अब वो नंगे पैर अपने घर में कैसे जाएगी, जिस पर फीमू बताता है कि गाड़ी में शूज़ पड़े हैं, तुम वो पहन सकती हो, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो फिर फीमू उसके करीब आकर बड़ी प्यार से उसे शूज़ पहनाता है और यहाँ पर शाह पूछती है क्या तुम इसीलिए परेशान हो ना कि कहीं जिया की तरह मुझे भी चोट लग जाए। तो फिर फीमू इस बात से इनकार कर देता है। अब शाह बोलती है कि तुम मुझे ऑफिस के सामने मत उतारना, नहीं तो कोलिग्स बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे, जिस पर फीमू मान जाता है और उसे साइड में ही उतार देता है और वो थैंक यू बोलकर उतर जाती है। अब दूसरी तरफ हमें सूट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह एक सीन तो बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लेती है, जिस पर डायरेक्टर लिन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं शाह से। अब दूसरे सीन की बारी आती है जब वो स्क्रिप्ट रीड कर रही होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट सीन किसका था, जिससे कि वो उससे डायरेक्टर से मेल लीड के बारे में फिर डायरेक्टर बताता है कि वो एनिम कंपनी का ही फेमस एक्टर है, जिससे कि वो समझते हैं कि शाओम बाई वो एक्टर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये फीमू है तो वो इस बात को लेकर काफी शौक हो जाती है। जांग को कोई कॉल करके बताता है कि मिनी वीडियो में मेन एक्टर का रोल फीमू अदा कर रहा है। इस बात से वो अपसेट हो जाता है और वो यही बात हानुई को बताता है, जिससे कि वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। अब शाओ को भी यहाँ पे एक शरारत सूझती है, वो गार्लिक खा लेती है। अब यहाँ पर फीमू को तो किस करते वक्त काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और डायरेक्टर लिन भी बार बार कट बोलकर परेशान हो गए होते हैं और वे बोलते हैं कि आप फेक सीन का सीन कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर शाओ फीमू को चैलेंज कर देती है रियल किस करने के लिए। अब भाई फीमू ये जो शर्त था वो कैसे हारने वाला था, इसलिए वो उसे रियल में किस कर लेता है और डायरेक्टर लिन इस सीन को ऐड कर देते हैं और उसी टाइम पर हानुई भी इन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलस होती। अब मीटिंग के दौरान फैसला किया जाता है कि इस फिल्म को कब रिलीज़ करना है, लेकिन सभी को ये टेंशन होती है कि ये फिल्म हिट होगी भी या नहीं। फिल्म शाओ से पूछता है क्या तुम इस फिल्म को लेकर काफ़ी नर्वस हो क्या। शाओ हाँ बोलती है और बोलती है कि ये फिल्म डिसाइड करेगी कि मैं ब्लू स्काई गैलेक्सी में फिल्म में एक्टर का रोल अदा करूंगी या नहीं। और अब फाइनली ये मूवी रिलीज कर दी जाती है और एनिंग कंपनी की ये मिनी वीडियो तो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। अब यहाँ पर कोलिग्स उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और शाओ से बोलते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम हमें पार्टी भी दे दो और साथ में ये वीडियो हिट होने की भी पार्टी हो जाएगी। लेकिन वो किसी बहाने से टाल रही होती है कि कहीं ये बॉस को मेरे रूम में देख लेंगे तो आफत खड़ी हो जाएगी और ये बहाना बनाते हुए बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में रहती हूँ और कहीं उससे कोई परेशानी ना हो मेरे बर्थडे मनाने पर। लेकिन कोलिग्स बोलते कि तुम उसे कॉल करके पूछ लो, अब भला इसकी फ्रेंड को क्या दिक्कत हो सकती थी। और ये सारी सीन खड़ा होकर फीमू भी देख रहा होता है और फीमू जिया से बोलता है कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ तो तुम शाओ को बोल देना कि वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करे। और शाओ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे फीमू भी शाओ के बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रहा होता है, लेकिन उससे सही से नहीं बन रहा होता है, तो वो अपने असिस्टेंट को एक बढ़िया सा बुके बाय करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ शाओ को पता चलता है कि बॉस आज ऑफिस में नहीं आए, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि बढ़िया है कि वो कहीं बाहर चले गए हैं।
और वो इसी बात पर खुशी मना रही होती है और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। यहाँ पर फीमू किसी और एम्प्लॉय के घर के बाहर जाकर उसे बर्थडे विश कर देता है शाओ समझकर, तो वो लड़की तो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फीमू शाओ के घर पर बर्थडे विश करने के लिए आता है और फिर बर्थडे विश करके जाने लगता है, लेकिन एक कोलिक्स के कहने पर वो वहाँ पर रुक जाता है। अब यहाँ पर ये गेम खेल रहे होते हैं। गेम में एक एम्प्लॉय बोलता है कि बॉस जब आपने शाओ को किस किया था तो आपको कैसा लगा था, तो बॉस बोलते हैं कि एकदम गार्लिक जैसा, जिस पर कि वो किसी बहाने से वॉशरूम चले जाते हैं। तो पीछे से जो और कलीग्स है वो शाओ को चिढ़ाने लग जाते हैं कि शायद तुमने किस करने से पहले जानबूझकर गार्लिक मंगवा कर खाया होगा, लेकिन फिर फीमू आकर शाओ की साइड लेता है कि मैंने इसको गार्लिक खाने के लिए कहा था। जब केक काटने की बारी आती है तो शाओ विश मांगती है, तो फीमू पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी है, तो शाओ बोलती है कि मैंने ये विश मांगी कि मेरा कर्जा जल्दी से पूरा हो जाए। और उसकी ये विश सुनकर तो फीमू का जो मुंह था वो एकदम से उतर गया होता है, मतलब इसकी शक्ल देखने लायक होती है। और इसके बाद सभी लोग बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। उसमें डिस्कशन हो रहा होता है कि मिनी वीडियो बहुत ज़्यादा हिट हो गई होती है और अब शर्त के अकॉर्डिंग फीमू ने शाओ को अपनी फिल्म में एज ए एक्टर के रोल में लेना होगा। के अकॉर्डिंग फीमू शाओ को एज ए एक्टर के रोल में मूवी में ले लेता है। और यही बात जब लिंकर को इस बात का पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे ये भी जानकर बहुत गुस्सा होता है कि इस मूवी में उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि उसने मुझे क्यों नहीं इस मूवी में रोल के लिए लिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इस मूवी के मेल एक्टर को जाकर भड़काने लग जाती है कि देखो मिनी वीडियो में फीमू ने मेल लीड का एक्टर का रोल किया था और तुम्हें मिनी वीडियो में लिया भी नहीं, और उसी ने तुम्हें कहा था कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो और हैंडसम भी नहीं हो, तो तुम ऐसे कैसे काम कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें जिया दिखाई जाती है जो कि एनिंग कंपनी में ही ऑडिशन के लिए आई हुई होती है और जिया को बता रही होती है। जिया भी इस बात से खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसके माइंड में ख्याल आता है कि कहीं ये वहाँ पर जुन को ना देख ले और एकदम से उसकी हकीकत जानकर इसको सदमा ना लगे, इसलिए वो सारी हकीकत उसे खुद ही बता देती है। लेकिन जिस पर जिया बोलती है कि वो पहले से ही सब कुछ जानती है, लेकिन वो तो ये इंतज़ार कर रही है कि वो कब आकर उसे अपने मुंह से सारी सच्चाई बताएगा। कंपनी में जुन जिया को देखकर तो छुपने लग जाता है, लेकिन जिया उसे देख लेती है तो वो यहाँ पर गार्ड होने की एक्टिंग करता है और बाकी के कोलिग्स भी उसका साथ देते हैं। फीमू असिस्टेंट से शाओ के लिए बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट लाने के लिए बोलता है, जिस पर वो बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ और मैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट को लेकर आऊँगी। यहाँ पर जिया उससे पूछती भी है क्या तुम मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हो, लेकिन वो इनकार कर देता है तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें हानुई दिखाई जाती है कि जो कि बार बार मिनी वीडियो में किस सीन को देखकर जेलस हो रही होती है और लिंडा उसे बताती है कि मेल एक्टर ने ये मूवी छोड़ दी है। सेट पर डायरेक्टर लिन जिंग से अपने और उसके रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिंग बोलती है कि काम पर ध्यान दो। दूसरी डायरेक्टर को पता चलता है कि मेल एक्टर ने ये मूवी छोड़ दी है, जिस पर कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ पर शाओ उनके पास आकर बोलते कि कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर और जिंग दोनों ही उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलते। अब फीमू के क्लोज आने के लिए हान को तो उस मूवी में आना ही पड़ेगा और उसके सर पे यही जुनून होता है और जियांग भी शाओ को वापस हासिल करने के लिए उसका साथ दे रहा होता है। जिंग शाओ को इतने ज्यादा प्रैक्टिस करता देखकर उसे आराम करने के लिए बोलती है और बहाने से उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए भी आती है और रास्ते में उसे काफी समझाती है कि वो टेंशन ना ले, लेकिन फिर भी शाओ के इस फिल्म में होने को एक्टर ने फिल्म छोड़ दी थी, इसलिए लोगों ने रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए होते हैं और वहाँ पर जियांग शाओ के पास आता है और उसे इस फिल्म में काम ना करने के लिए बोलता है, लेकिन शाओ बोलती कि वो इस फिल्म में काम जरूर करेगी और वो बोलती है कि लोग जो भी बात बना रहे मुझ पर उनका कोई असर नहीं होगा। दूसरी तरफ जब जिया उसे परेशान देखती है तो वो उसे तसल्ली देने के लिए बोलती है कि वो लोगों की बात पर ध्यान ना दे और जिया भी बोलती है कि हाँ वो अपने काम पर फोकस करेगी, लोगों का तो काम है कहना, वो उनकी नहीं सुनेगी, वो सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देगी। दूसरी तरफ फीमू भी ये सब बातें सुन लेता है। जियांग फीमू से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अब ये दोनों एक बॉक्सिंग मैच खेलते हैं
और यहाँ पर जियांग शाओ की जगह हान को फिल्म में एज ए मेल एक्ट्रेस लेने के लिए बोलता है और वो ये भी बोलता है कि शाओ के इस फिल्म में मेल एक्ट्रेस रहते उसे कोई भी मेल एक्टर मिलने वाला तो है नहीं। और वो यहाँ पर एक पंच मारता है और बोलता है कि मैं शाओ को तो रिप्लेस करने वाला हूँ नहीं, और मेल एक्टर की बात रही तो तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। दूसरी तरफ वो आकर एक आदमी से कॉल करता है, वापस आने के लिए बोलता है। अब ये पर्सन कौन है ये अभी हमें नहीं बताया जाता है, ये हमें आगे ड्रामा में बताया जाएगा। दूसरी तरफ जियांग हान को कॉल करके बताता है कि फीमू मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहा है और अब तुम्हें उससे बात करो। और दूसरी तरफ हांडा भी उससे हवा दे रही होती है कि हाँ तुम्हें फीमू से बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। और शाओ को तो उसने तुम्हारा ही यंगर वर्जन समझकर ही फिल्म में रखा हुआ है। जिंग शाओ को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए देखकर उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ कहती है कि ये सब मैं हार्ड वर्क इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को ये दिखा सकूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं इस फिल्म में एज ए एक्ट्रेस अपनी मेहनत से आई हूँ, ना कि किसी की सिफारिश के जरिए आई हूँ। अब वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, इसलिए वो जाकर फीमू को कॉल करके सारी बात बता देती है कि उसने लोगों की बातों का अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया है। दूसरी तरफ जब फीमू सुबह मॉर्निंग में ऑफिस आता है तो वो देखता है कि शाओ ने सारी रात प्रैक्टिस की है जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो वो अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर आता है और डॉक्टर से दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि इसे रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से इसकी ये हालत हो गई है, तो अब ज़रूरी ये है कि इसे आराम करने दिया जाए। और जून फीमू से बोलता है कि मैंने पहली बार तुम्हें किसी लड़की की इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देखा है। क्या तुम शाओ को इसीलिए प्यार करते हो कि वो लिन का यंगर वर्जन है? लेकिन फीमू इस बात से इनकार करता है और बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। दूसरी तरफ फीमू मैगी को कॉल करके बोलता है कि पता लगाओ कि उस एक्टर ने फिल्म में काम करने से क्यों इनकार कर दिया, मुझे उसका सही रीजन पता करना। दूसरी तरफ जून जिया को बाहर लाकर सारी हकीकत के बारे में बता देता है कि उसकी क्या सच्चाई है, जिस पर वो बोलते कि तुमने ये सच मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर जून बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हें रिच पर्सन पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब जून जिया को कहीं लेकर जाता है। दूसरी तरफ हमें फीमू दिखाया जाता है जो कि शाओ के करीब बैठा होता है और वो मैगी की भेजी हुई फोटो देख रहा होता है जिसमें कि हान भी होती है और वो मेल एक्टर को भड़का रही होती है और एक वीडियो भी होती है। असल में लिंगर को हान ने ही गुस्सा दिलाया था कि एनिंग कंपनी ने उसे एक्टर लेने के बजाय शाओ को क्यों लिया। दूसरी तरफ जून जिया को एक सीक्रेट गार्डन में लाकर अपना लव कन्फेस कर देता है और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों कपल बन गए होते हैं। दूसरी तरफ हमें फीमू दिखाया जाता है जिससे कि शाओ बोल रही होती कि सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फीमू बोलते तुम्हें इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और फीमू बताता है कि उसने एक एक्टर का बंदोबस्त कर लिया है जिस पर कि वो उस एक्टर का नाम पूछती है, लेकिन फीमू नहीं बताता है। लेकिन वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू भी बोलती है कि उसने उसके लिए एक एक्टर ढूंढ लिया है। अब फीमू जाते हुए कॉल करता है, उस पर्सन से मिलने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा है कि वो उससे मिलने के लिए आ गया होता है। और अब हान ये गलत फैमिली में होती है कि फीमू उसे एज ए फिल्म में एक्ट्रेस लेने के लिए आया है और माफ़ी मांगने के लिए आया है, लेकिन फीमू का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। फीमू बोलता है क्या तुम जानती हो कि एक्टर्स का स्ट्राइक पे जाने का क्या मतलब होता है, जिस पर वो हाँ बोलती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो बोलती है कि तुम मुझे फिल्म में एज ए एक्ट्रेस ले लोगे, उससे तुम्हारी सारी मुसीबत का हल हो सकता है। लेकिन फीमू तो यहाँ पर उसे सबक सिखाने के लिए आया था और वो उसे वही वीडियो दिखाता है, लेकिन वो बोलती है कि ये तो सिर्फ मैं बातें कर रही थी और बातों को मसला नहीं बनाया जाता है। और फीमू उठकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि अगर तुम फिल्म में काम करना चाहती हो तो मेरी मॉम से बात करो, क्योंकि असली प्रोड्यूसर तो वो है। और मिसिस चैंग शॉपिंग कर रही होती है और वो मिसिस चैंग को फ़ोन कर मिलने के लिए बोलती है और मिसिस चैन भी आसानी से मान जाती है और वो मिसिस चैन वहाँ पर शाओ को बुलाने के लिए भी बोलती है और वो शाओ के लिए बहुत ही प्रीटी सा ड्रेस डिसाइड करती है। और जब जिया और शाओ दोनों ही वर्कआउट की बातें कर रही होती है कि मिसिस चैंग का कॉल आती है और वो बोलती है जिया से कि तुम शाओ को रेडी कर कर इस रेस्टोरेंट में ले आना, जिस पर कि जिया शाओ को कल रेडी रहने के लिए बोलती है कि मैंने तुम्हें कल कहीं लेकर जाना है। और इसके बाद वो शाओ की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाती है। वो उसे तैयार करवाने के लिए एक पार्लर में भी लेकर आई हुई होती है और जब वो तैयार होकर बाहर निकलती है तो वो बहुत ही ज्यादा
अच्छी लग रही होती है, जिससे कि जिंग तो उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर देती है। शाओ पूछते हैं कि आखिरकार हम जा कर रहे हैं, जिस पर जिंग बोलते कि आज तुम मिसिस चैंग के साथ डिनर करने वाली हो, जिस पर कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो उसे ये बताती कि वहाँ पर हान भी आ रही है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन जिंग बोलती है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि तुम इतनी बड़ी फिल्म में काम करने के लिए जा रही हो और तुम्हें इस डिफ़िकल्टियों का तो सामना डटकर करना होगा और तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और भरोसा होना चाहिए, जिस पर कि शाओ के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने चाहने वालों को कभी नाराज़ नहीं करने वाली होती है। इसलिए वो डिसाइड करती है इस परिस्थिति का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ हमें फियो दिखाया जाता है। जून उसके पास आकर बोलता है कि आज मिसेज चैन हान से मिलने वाली है और वहाँ पर सोचो कितनी ज़बरदस्त फाइट होगी और कितना मस्त माहौल होगा ना वहाँ पे। लेकिन फिमो को इस बात की कोई भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरी मोम हान को हैंडल कर लेगी। और दूसरी तरफ वो जिंग को कॉल करके शाओ का पूछता है तो जिंग बताती है कि वो मिस चैंग के कहने पर रेस्टोरेंट आई हुई है। और यहाँ पर फिमो जिंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम शाओ को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। लेकिन जिस पर जिंग बोलती कि मैं सिर्फ वर्कर हूँ, मुझे जो ऑर्डर दिया जाता है मुझे वही फॉलो करना पड़ता है। और ये कहकर जिया कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हान भी रेस्टोरेंट आ गई होती है और मिसिस चैन हान से ज़्यादा शाओ को इम्पोर्टेंस दे रही होती है और उससे बड़ी प्यार से बातें कर रही होती है। और जब हान मिसिस चैन को गिफ्ट देती है तो मिसिस चैन उसी के सामने वो गिफ्ट शाओ को दे देती है और इससे कि उसकी शक्ल उतर गई होती है। और यहाँ पर तो मिसिस चैन शाओ को डॉटर इन लॉ ही बोलने लग जाती है। अब तो हान का तो कहना ही क्या था, उसकी हालत तो खराब हो जाती है। और शाओ सोच रही होती है कि लगता है मिसिस चैन को कोई गलत फैमिली हो गई है और जिन भी पता नहीं मुझे यहाँ तैयार करवा कर क्यों लेकर आई है। अब मिसिस चैन हान को वो बात करने के लिए बोलती है जिसके लिए उसने मिसिस चैन को यहाँ पर बुलाया था। और वो शाओ और मिसिस जिन को यहाँ से उठने के लिए बोलती है, लेकिन मिसिस जिन तो यहाँ से बिल्कुल भी उठने वाली नहीं थी। और शाओ उठ जाती है, लेकिन मिसिस चैन उसे बैठने के लिए बोल देती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है सबके सामने करो। और यहाँ पर फिमो के लव के बारे में बात करती है तो मिसिस चैन बोलती है कि वो उस टाइम पे इनमैच्योर था कि तुमसे प्यार कर बैठा था, उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और यहाँ पर मिसिस चैन ये भी बोलते हैं कि अब उसने शाओ को चुन लिया है अपने लिए। और जब यहाँ हान उससे फिल्म में कास्ट करने के लिए बोलती है तो मिसिस चैन बोलती है कि जिसको भी कास्ट करना था लिन ने कास्ट कर लिया है और मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। अब फिमो भी जिंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जिंग जब कॉल नहीं उठाती है तो वो खुद ही रेस्टोरेंट जाने का फैसला करता है। और जब हान वहाँ से उठकर जाती है तो शाओ भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिसिस जिन बोलती है कि तुम बाहर पार्किंग लॉट में मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। और फिमो भी बाहर वहाँ पर आ गया होता है और वो शाओ और लिन को दोनों को बात करते हुए देखकर वहीं पर रुक जाता है। और वो तो शाओ की बेइज्जती करने लग जाती है, लेकिन अब शाओ उसकी बेइज्जती नहीं सहन करने वाली थी, वो भी उसे खड़ी खोटी सुनाने लग जाती है। और हान बोलते कि तुमने मेरे बारे में जो भी बुरा भला कहा है तुम्हें उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। जिस शाओ स्माइल करके उसको वार्निंग देने के लिए थैंक्स कह देती है। और इनकी बातें फिमो और मिसिस चैंग और जिंग भी सुन रही होती है। और मिसिस चैन तो फिमो को कॉल करके बोल देती है कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी और मेरे घर की बहू तो अब ये बनेगी, जिस पर फिमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिमो शाओ को लेने के लिए आता है और फिर शाओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिमो से बोलते कि आज मुझे पता चल गया है कि मूवी में मेल एक्ट्रेस की अहमियत क्या होती है और मैं कड़ी मेहनत से ये साबित कर दूंगी, जिस पर कि फिमो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें जियांग को पता चल गया होता है कि फिमो ने हान की भी बात नहीं मानी है। यहाँ पर जियांग को तो शक होने लग जाता है कि फिमो ने कभी हान को लव किया ही नहीं है, अगर किया होता तो वो उसकी बात ज़रूर मानता। फिमो शाओ को अपार्टमेंट छोड़ देता है, तभी उसके पास कॉल आती है कि हान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और उसे लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिमो आएगा, नहीं तो वो किसी के साथ नहीं जाएगी। अब फिमो उसे लेने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है। हान फिमो के गले लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पर कोई चोरी चुपके से उनकी वीडियो बना रहा होता है। हान तो फिमो को यहाँ पर किस करने लग जाती है, लेकिन फिमो अपना मुंह फेर लेता है और इसके बाद वो हान को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है। और यहाँ पर लिंगर उससे पूछती है, जिस पर कि जियांग उसे बताता है कि पहले हान भी छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी और फिर उसकी मुलाकात फिमो से हुई थी और फिमो हान से एक पुअर बॉय ही बनकर मिला था। और जब मिसिस चैन को इस बात का पता चला तो
तो उसने हान को टेस्ट करने के लिए एक डायरेक्टर से बोलकर हान को हॉलीवुड में काम करने के लिए बोला था और हान ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। और फीमू के सारी बात सच बताने से पहले ही उसने फीमू से ब्रेकअप कर लिया। वो अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहती थी। और फीमू अपने रूम में बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वो अपने पास्ट की बातें याद कर रहा होता है कि उसके अब्रॉड जाने से पहले फीमू उसे अपनी सारी हकीकत बताने और अपनी फैमिली का खानदानी हार देने के लिए गया था, लेकिन उसने उससे ब्रेकअप कर लिया होता है। लेकिन वो तो उसके प्यार को ठुकराकर वहां से चली गई होती है। दूसरी तरफ शाओ को सोशल मीडिया में अफवाह मिलती है कि फियो और हान दोनों साथ में है और यही रूमर्स फैली हुई होती है कि वे दोनों रिलेशनशिप में है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है। और मिस जियांग उसकी इस टेंशन को भांप लेती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। तो वो तैयार होने के लिए चली जाती है, लेकिन फिर मिस चैन भी उस सोशल मीडिया को चेक कर लेती है कि यहाँ पर तो रूमर फैली हुई है फीमू और हान के साथ में रिलेशनशिप में होने की और लोग बातें बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें हान दिखाई जाती है जो कि फीमू को शुक्रिया अदा करती है उसे यहाँ पर घर पर लाने का। फीमू बोलता है कि मैंने ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया है और वो अपने कपड़े खराब होने के बहाने से फीमू की शर्ट को मांग लेती है और उसी को पहन लेती है और फीमू भी मना नहीं करता है। अब जब ये लिफ्ट में जा रहे होते हैं तब इनकी मुलाकात शाओ और जिंग से हो जाती है। शाओ फीमू की ड्रेस पहने हान को देखकर थोड़ी सी सैड हो जाती है और इसके बाद हान को तो मौका चाहिए होता है। वो शाओ से बोलती है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम और फीमू दोनों साथ में रह रहे होंगे। शाओ उसकी इस बात का जवाब देते हुए बोलती है भला मैं क्यों बॉस के साथ रहने लगी। अब हान भी चुप हो जाती है और जब ये लिफ्ट से नीचे आते हैं तब शाओ तो ऑफिस के लिए चली जाती है, लेकिन हान फीमू को रोककर बोलती है कि क्या तुमने पार्टी में जो बात कही थी कि तुम और शाओ दोनों रिलेशनशिप में, क्या वो बात सच थी। तो फीमू बोलता है तुम अपने काम से मतलब रखो और मेरे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर फीमू वहाँ से चला जाता है। अब हमें शाओ दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और जियांग इस बात को नोटिस कर लेती है और वो बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, बाकी फालतू की बातों पर मत ध्यान दो। अब यहाँ पर हान दिखाई जाती है। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो रूमर्स फैलाई हुई होती है उनके पीछे हान का ही हाथ होता है। दूसरी तरफ लिंगर बोल रही होती है कि अगर फीमू ने तुम्हारी और उसकी रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी तो मीडिया को लेके, जिस पर हान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जब पिछली बार भी ऐसी रूमर्स फैली थी तब एनिंग कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, तो वो अपने फ़ायदे को नुकसान में नहीं बदलेगा, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें फियो दिखाया जाता है जिसे ऑफिस में आकर पता चलता है रूमर्स के बारे में, लेकिन वो शांत रहता है। तो जिंग उसके पास आकर बोलता है कि तुम शांति क्यों हो और तुम्हें तो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, क्या तुम इसीलिए शांत हो कि इस रूमर्स पर शाओ का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो तुम्हारे पास आकर एक्सप्लेनेशन मांगती है या नहीं, क्या तुम इसीलिए शांत हो। और यहाँ पर फियो इसीलिए शांत होता है कि शाओ से डायरेक्ट आकर बात करती है या नहीं। और फीमू बोलता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन जिंग बोलता है कि चलो ठीक है चलने दो, लेकिन ऑफिस के लोगों को तो तुम एक्सप्लेनेशन दे दो, यहाँ पर भी लोग बातें बना रही हैं। आप फीमू यहाँ पर कुछ कहता तभी वहाँ पर मैगी आ जाती है और बोलती है कि आपसे मिलने के लिए जियांग आया है। फीमू जियांग से मिलने के लिए जाता है और वो बोलता है कि इस मूवी में हमारा भी इतना ही हिस्सा जितना कि तुम्हारा, और तुम जल्दी से कोई अपना हीरो ढूंढ लो, नहीं तो फिर तुम्हें हान को ही एज ए मेल एक्ट्रेस के रूप में लेना पड़ेगा। जिस पर फीमू बोलता है मैं जानता तुम्हारी घटिया सोच में क्या बातें चल रही है और तुम और हान मिले हुए हो, इसलिए मैं जल्दी एक्ट्रेस का बंदोबस्त कर लूँगा, इस बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब जियांग जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात शाओ से हो जाती है और यहाँ पर वो दोबारा से फीमू के खिलाफ शाओ को भड़काने लग जाता है, लेकिन शाओ बोलती है मेरे और फीमू के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम उसके बारे में मेरे से बात ना ही करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फियो ऑफिस की मीटिंग में ये जाहिर कर देता है ऑफिस में जो भी ये खुसफुस हो रही है इससे करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे और हान के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है जैसे कि रूमर्स फैली हुई है। और ये बोलकर वो आगे की शूटिंग जारी करने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पर मिसेस चैंग भी आ गई होती है और मिसेस चैंग सीधा अपने बेटे से आकर पूछती है क्या तुम सच में हान के साथ रिलेशनशिप में हो, जिस पर फियो मना कर देता है। अब मिसेस चैंग बोलती है कि तुमने गलती की है मिस हान के करीब जाकर, और आइंदा से ऐसी गलती मत करना, तुम जानते हो कि इस गलती से शाओ के दिल पर क्या बीती होगी, वो कितनी ज़्यादा सैड होगी और दुखी होगी। और ये बात याद रखना है कि मेरे घर की बहू तो शाओ ही बनेगी, और अगर तुमने अपनी गलती की वजह से उसे हाथ से जाने दिया तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। जांग और लिंकर को दिखाया जाता है जिस पर जांग बोलता है कि
मुझे लगता है फियो हान को ही एज एक्ट्रेस के रूप में अपनी मूवी में लेगा और फिर हान उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देगी। अब यहाँ पर लिंकर जियांग से अपनी और उसकी शादी के बारे में बात करने लग जाती, मतलब कि अब लिंकर का इरादा जियांग से शादी करने का होता है और जियांग भी बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम वैसा करो, जिस पर वो भी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जियांग दिखाई जाती है जिसके की काम कर करके उसकी गर्दन में काफ़ी दर्द हो गया होता है और लिन उसके पास आकर उसे ना काम करने के लिए बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा काम मत करो, मैं और फीमू है ना वो सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हान दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि एक दफ़ा फीमू की मॉम ने मुझसे उसकी जान बचाने का जिक्र किया था कि इसीलिए वो तुम्हें डेट करता है कि तुमने उसकी जान बचाई थी, तो मैंने तो उसकी जान बचाई नहीं। तो या तो फिर उसने अपनी मॉम से झूठ बोला था या फिर उसकी जान शाओ ने बचाई होगी, क्योंकि पहले शाओ भी मेरे जैसी ही दिखती थी। तो फीमू को शायद गलत फैमिली हो गई होगी, लेकिन वो अब इसी बात का फ़ायदा उठाने का सोचती है और उसका पूरा इरादा होता है, मतलब कि ये बंदी कभी भी दिमाग चलाती है वो दिमाग इसका गलती होता है। दूसरी तरफ हमें शाओ दिखाई जाती है जिसके करीब फिमू आकर बोलता है क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन वो बोलती किस बात की एक्सप्लेनेशन और मैं तुमसे क्यों मांगने लगी वजाहत, मुझे तुम्हारी कोई भी वजाहत में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी फिमू बोलता है कि देखो जो ये रूमर्स फैले हुए हैं वो इसके बारे में क्लियर करने वाला होता है शाओ को। तभी मैगी आकर बोलते है कि आपसे हान मिलने के लिए आई है। तो फिमू बोलता है कि हान को ऊपर ले आओ। अब सभी ऑफिस के लोग हान को देखकर बातें बनाने लग जाते हैं और यहाँ पर शाओ भी सैड होती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ और क्यों सैड हूँ, और वो अपनी प्रैक्टिस करने लग जाती है। हान बोलती है कि मैं तुम्हारी शर्ट वापस देने के लिए आई थी और यहाँ पर हान ये भी बोलती है कि मैंने एक दफ़ा तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उसके बदले में मुझे ये सिला दे रहे हो। जिस पर फिमू बोलता है कि तुमने मेरी जैसी जान बचाई थी जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया है, मैं डेटिंग करके तुम्हारा कर्जा उतार चुका हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में शाओ है, उसके अलावा कोई और नहीं, तो तुम मुझे और शाओ को हमारी ज़िंदगी में अकेला छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर हान को ये बात कहाँ जम होने वाली थी, वो सीधा जाकर शाओ को पॉइंट आउट करके उसके ऊपर पॉइंट मार के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें लिंकर दिखाई जाती है जिसके हाथ पे चोट लग गई होती है और जियांग उसके हाथ पर पट्टी करता है और यहाँ पे जियांग को पता चल जाता है कि लिंगर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ हमें जुन दिखाया जाता है जो कि जिया के साथ होता है और जिया यहाँ पे पूछती भी है कि फिमू और हान दोनों साथ में है, लेकिन जुन बोलता है कि नहीं वे दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और बोलता है कि तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चल हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन जिया वहाँ से शाओ को फ़ोन करने के लिए चली जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलती है और उसी रेस्टोरेंट में फियू और जुन भी आ रहे होते मूड फ्रेश करने के लिए। यहाँ पर जिया बोलती है कि जुन ने मुझे बताया है कि फिमू और हान के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर शाओ को तो ये लग रहा होता है कि हान को जेलस करवाने के लिए फिमू ने उसका फ़ायदा उठाया और वो इसी बात को लेकर सैड होती है। लेकिन वो जब फिमू और जुन को भी इस रेस्टोरेंट में आता देख लेती है तो खुद को और जिया को छुपाने लग जाती है। यहाँ पर फिमू जुन से ये आइडिया मांगता है कि लड़की को कैसे पटाया जाए। अब यहाँ पर जो जुन होता है वो सीधा बोलता है कि वही करो जो लड़कियों को पसंद होता है, इसी तरह मैंने जिया को पटाया। और ये बात जिया भी सुन रही होती है और वो सीधा जाकर उसके ऊपर गुस्सा करती है, जिससे कि जुन उसे मनाने के लिए चला जाता है और फिमू शाओ के पीछे चला जाता है। और फिमू बोलता है कि तुम मेरी और हान की रूमर्स को लेकर सीरियस हो और टेंशन में हो, लेकिन वो इनकार करती है। जिस पर फिमू बोलता है कि पहले तो तुम ये मानो कि तुम मेरी और हान की रूमर्स से टेंशन में हो, मैं तुम्हें सारी वजाहत तभी दूंगा। लेकिन वो इस बात से इनकार करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो जिया होती है वो जुन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि अब हम दोनों अलग हैं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है जुन से और जुन भी उसकी बात सुनकर सैड होकर वहाँ से चला जाता है और जिया भी रो रही होती है। अब हमें फिमू दिखाया जाता है जो कि शाओ के घर पर बीमारी का बहाना कर कर आया होता है और बोलता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। लेकिन वो बोलती है कि मुझे स्क्रिप्ट याद करनी है। तो फिमू बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट याद करवा देता हूँ, मतलब कि उसे बहाना चाहिए होता है शाओ के करीब रहने का। लेकिन शाओ बोलती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम मेरे अपार्टमेंट में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी और तुम मुझसे क्या वजाहत दोगे, और ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पर फिमू को ये तो समझ में आ गया होता है कि शाओ उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और यहाँ पर अब वो गूगल से गर्लफ्रेंड को मनाने के ट्रिक्स खोजने लग जाता है।
हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओ और जिया दोनों ही मिटी को शावर देखने का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर फीमू एडवाइस मांगता है कि तुम बताओ, मेरे फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है वो नाराज है, ऐसे मनाओ। यहाँ पर मैगी समझ आती है कि ये किसी और की बात नहीं बल्कि अपनी और शाओ की बात कर रही है। तो बोलती है कि वो किसी बात को लेकर इनसिक्योर है, तो आप उसको सिक्योरिटी फील करवाओ। तो देखते हैं वो कैसे मान जाती है, जिस पर फीमू बोलता है कि तुम ये क्या मशवरा दे रहे हो, मुझे अपने फ्रेंड के लिए चाहिए ना कि मेरे लिए। और जिस पर मैगी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ युन जो उसके पास आता है और बोलता है कि कल शाओ और जिया का बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो क्यों ना हम भी कोई प्रोग्राम बनाए। अब फीमू भी उसके कान में कुछ खुसफुस करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फीमू शाओ का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाकर कहीं पर लेकर जा रहा होता है और वो एक अंधेरी सी जगह पर शाओ को उतार देता है और शाओ को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर रही होती है। और तभी फीमू भी उसके पीछे से आकर उसे और ज्यादा डरा देता है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक साइड पर लेकर जाता है। और वहां पर दिखाया जाता है कि फीमू ने एक बोट को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके तैयार किया होता है, जिससे कि शाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हमें जिया दिखाई जाती है जो कि शाओ का वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे युनजू आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने कल जो भी कहा वो फीमू को इंकरेज करने के लिए कहा था, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन जिया बोलती है मुझे कुछ वक्त चाहिए और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। युनजू सैड होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो शाओ होती है वो अपनी नाराजगी छोड़ चुकी होती है, क्योंकि फीमू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया होता है कि हान ने उसे कॉल करके बुलाया था, क्योंकि वो बार में रात को अकेली थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसीलिए मैं उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था। और जो शर्ट थी वो उसके कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए उसने मेरी शर्ट ले ली थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती कि इसने सच्चाई कबूल कर ली और वो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। और जो दोनों ही बोट में सो गए होते हैं, सुबह दोनों उसी बोट में उठते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर फीमू शाओ को बताता भी है कि तुम्हारी जल्दी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और फीमू बोलता है कि तुम्हें हर रोज़ अपनी फ़ोटो पोस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर शाओ ये शर्त रखती है कि तुम भी मुझे हर रोज़ अपनी फ़ोटो पोस्ट करोगे, जिससे कि फीमू ये शर्त मान लेता है। अब हमें जिया दिखाई जाती है जो कि शाओ के घर होती है और वहाँ पर युनजू से मिलने के लिए आता है, लेकिन शाओ बोलती है कि जिया घर पर नहीं है और ये बोलकर वो उसे वहाँ से भेज देती है। लेकिन फिर वो आकर जिया से बात करती है और बोलती है कि तुम कब तक युनजू से ऐसे छुपोगी, तुम्हें इस हकीकत का सामना करना चाहिए। लेकिन जिया बोलती है ये तो बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहती हूँ। तो हमें फिल्म की लॉन्च का सेरेमनी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन स्पीच देता है और बोलता है कि हमारी जो फीमेल एक्ट्रेस है वो शाओ ही रहेगी, और जो एक्ट्रेस है इसके बारे में अभी यहाँ पर शो नहीं किया जाता। इसके बाद फीमू भी आकर अपने फिल्म के बारे में कुछ लाइनें कहता है और वो शाओ को भी बुलाता है। इसके बाद शाओ भी अपना इंट्रोडक्शन करती है और फिल्म के बारे में कुछ लाइन कहती है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर शाओ अपनी फोटो को फीमू को सेंड कर ही रही होती है और फीमू ने जो वादा किया था वो निभाने के लिए वो भी पोज बना रहा होता है, लेकिन पीछे से मैगी आ जाती है और वो पोज बनाता देखकर स्माइल करती है और यहाँ पर फीमू को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। दूसरी तरफ हमें जुन दिखाया जाता है जो कि जिया को मनाने की लाख कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही होती है। अब यहाँ पर सेट पर फियो आता है, लेकिन वो शाओ से बिना मिले ही चला जाता है, इसलिए वो सैड होकर साइड में आकर बैठ जाती है और सोचती है कि वो मुझसे क्यों नहीं मिल के गया। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि फीमू उसी के पीछे खड़ा, और वो जैसे उसे देखते हो गिरने वाली होती है तो फीमू से बचा लेता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर बोलती है कि शाओ आपको सेट पर बुला रहे हैं, तो वो जल्दी से शूटिंग की तरफ भाग जाती है। अब हमें जियांग और हान दिखाई जाती है। हान बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि फीमू इस फिल्म में मुझे ही मेल एक्ट्रेस लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना जो हान और फीमू की रिलेशनशिप की रूमर्स है उसको ही हवा दी जाए, शायद ये तरीका काम आ जाए। और वो एक घटिया प्लान बनाते हैं जिसके तहत जो हान होती है वो शाओ की शूटिंग पर आ जाती है और युनजू भी फियो से बोलता है कि तुम्हारी और हान की जो रिलेशनशिप की अफवाह वो दोबारा से हवा ले रही है, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ जो हान है वो लिन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिन डायरेक्टर उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं, तो अब उसे शाओ मिल जाती है। वो दूसरी तरफ हमें फीमू दिखाया जाता है जो कि उसी टाइम पर मीडिया को ये रिवील कर देता है कि मेरा और हान का कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले आपको ज़रूर बताऊंगा। अब जो ये खबर होती है, ये खबर हान सुनकर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है।
दूसरी तरफ हमें यहाँ पे शोबई दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ गया होता है और वो अपने आने की खबर फीमू को देता है। दरअसल ये फीमू का कज़न होता है और यही इस फिल्म का मेल एक्ट्रेस भी होता है जो कि शाओ के साथ इस मूवी में काम करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर हान खड़ी हुई लाइट्स को देख रही होती है और उसके एक घटिया दिमाग में आइडिया आता है और वो उन लाइट्स को शाओ के ऊपर गिरा देती है। सबको तो ये एक्सीडेंट लग रहा होता है और वहाँ पर सुबई उस शाओ को उठाकर हॉस्पिटल के लिए लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ फीमू मीटिंग कर रहा होता है। उसे मीटिंग के दौरान ही पता चलता है कि शाओ हॉस्पिटल में है तो वो मीटिंग छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है और बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। और यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि शाओ और सुबई की भी अब रूमर्स हर तरफ फैल रहे हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप। यहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये बता ही देना चाहिए कि इस मूवी का मेल एक्टर कौन है और यहाँ पर सुबई तो मास्क लगाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हान ये सोच रही होती है कि अब शाओ काफी दिनों तक शूटिंग पे नहीं आ पाएगी और शूटिंग रुकने के कारण उन्हें हान को ही एज ए एक्ट्रेस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिन बोलता है कि इस एक्सीडेंट से हम ना ही तो मेल एक्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर जो एक्टर है वो भी सुबई है जिसके बारे में आप रूमर्स फैला रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। सुबई ने ये सब इंसानियत के नाते किया है, उसने शाओ की जान बचाई है। और ये सब बातें जब हान को पता चलती है तो वो एक इनोसेंट सा फेस लेकर फीमू के पास जाकर अपनी चोट दिखाने लगती है और फीमू भी समझ आता है कि ये एक्टिंग कर रही है और वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि शाओ के चोट के पीछे तुम्हारा हाथ है और आइंदा से तुम ऐसी कोई भी गलती मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगर का भाई जियांग को कॉल करके डांट रहा होता है कि तुम ना ही तो उस मूवी में हान को एज ए एक्ट्रेस का रोल दिलवा पाए और ना ही तुम हान से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाए, तो तुम किस काम के हो। अब हमें यहाँ पर लिन और जिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर लिन बोलते हैं कि जैसे कि फीमू ने शाओ के लिए अपने आप को बदल लिया उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए अपने आप को बदल सकता हूँ। यहाँ पर जियांग उसकी बात का कोई जवाब दे पाती तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि शाओ को होश आ गया और वे सब उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर उसका भाई भी आ गया होता है शाओ से मिलने के लिए, लेकिन फीमू के आने के बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुबई अपनी आंटी से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर आंटी बोलती है कि मैं शाओ को अपने घर की बहू बनाना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं फियो अपनी गलतियों की वजह से शाओ को अपने हाथ से ना जाने दे। इसलिए अब ये दोनों मिलकर ऐसे प्लान्स बनाने लग जाते हैं जिससे कि ये शाओ और फीमू को एक दूसरे के करीब ला सके। दूसरी तरफ फीमू शाओ को सूप पिला रहा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिससे कि उसके होठ जल जाते हैं। अब शाओ उसे फूंक मारने के लिए बोलती है लेकिन फीमू सोचता है कि वो उसके होठों पर फूंक मारने के लिए बोल रही है और इससे कि वो स्माइल करने लग जाती है। अब यहाँ पर फीमू वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ जिया भी उससे मिलने के लिए आती है और जिया को देखकर युनजो तो छुप जाता है और जिया के जाने के बाद युनजो शाओ से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि मुझे भी बताओ मैं अपनी लव लाइफ का क्या करूं, मुझे भी जिया को पटाना है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम अपनी एक्शन के जरिए अपना लव कन्फेस करो और मुझे यकीन है कि वो इस बात से ज़रूर मान जाएगी। और यहाँ पर ये बात जुनजो भी समझ गया होता है। दूसरी तरफ जियांग भी ऐसे प्रोजेक्ट तलाश कर रहा होता है जो कि शाओ की मूवी से एकदम मैच खाता हो और फाइनली उसे एक ऐसी मूवी भी मिल जाती है और ये इसमें एज ए मेल एक्ट्रेस हान को लॉन्च करने का सोचता है। शाओ को जब न्यूज़ से पता चलता है कि इस मूवी का एक्टर और कोई नहीं बल्कि शाओ बई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी शाओ बई भी वहाँ पर आ जाता है और वो उससे उसके हालचाल पूछता है जिस पर वो शॉक हो जाती है। तो शाओ बई बोलता है कि वो फीमू का कज़न है और यहाँ पर वो उसे सिस्टर इन लॉ भी बोलता है, लेकिन जिस पर वो मना करती कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो, जिस पर वो स्माइल करने लग जाता है। तो तुम मुझे सिस्टर इन लॉ ना कहो, लेकिन जिस पर वो बताता है कि जब तुम बीमार हो गई थी तो मेरे भाई ने कैसे तुम्हारी देखभाल की थी। और तभी पीछे से फीमू इन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है और वो अपने भाई को वहां से जाने के लिए बोल देता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बात कर रहा होता है। और इसके बाद वो शाओ से पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जिस पर शाओ मना करते हुए ये बोलती है कि उसे जल्दी से घर जाना है, उसे डिस्चार्ज होना है। लेकिन जिस पर फीमू इनकार करते हुए बोलता है कि अभी तो तुम्हें यहीं पर रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाते हैं इनके राइवल्स। हनी यूइन के
पास जियांग आया हुआ होता है और वो उसे एक नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जो कि ब्लू स्टार गैलेक्सी से ही मेल खाता है और वो उसे उस पर साइन करने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि ये रियल तो नहीं है लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इसे रियल बना सकते हैं, जिस पर कि वो मान जाती है। जिससे मिलने के लिए जियांग उसके पास आया हुआ होता है और उन दोनों को फीमू देख लेता है तो वो भारी रुक जाता है और रुककर उनकी बातें सुनने लग जाता है, जिस पर वो शाओ से बोलता है कि तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, लेकिन जिस पर शाओ बोलती है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस नहीं आऊँगी। ये सब बातें फीमू सुन रहा होता है जो कि स्माइल करने लग जाता है। साथ ही शाओ बोलती है कि तुम अब लिंकर को तो धोखा ना दो कम से कम, क्योंकि वो तो तुम्हारा साथ दे रही है। जिस पर वो मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो बाहर आकर फीमू को भी नहीं बख्शता, उसे भी ताना सुनाने लग जाता है और बोलता है कि शाओ तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी ज़्यादा दिनों तक नहीं बनेगी। जिस पर फीमू बोलता है कि आखिरकार बोल भी कौन रहा है, तुम्हें सलाह देने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम तो शाओ की पसंद और नापसंद भी नहीं जानते हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फीमू अब शाओ के करीब आकर बैठता है और उससे उसकी पसंद और नापसंद पूछकर एक लिस्ट तैयार करने लग जाता है। और अब शाओ जहाँ जहाँ भी जाती फीमू उसके पीछे पीछे आता और अपनी लिस्ट में लिखने लग जाता है कि क्या उसे पसंद है और क्या उसकी नापसंद है। और शाओ इस मामले में कुछ भी कर भी नहीं सकती थी, जैसा फीमू चाहता था उसे वैसा ही करना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शाओबी और काई की मुलाकात होती है, जिस पर काई शाओबी को इंटरनेट सेलिब्रिटी समझ लेता है, जिस पर उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती है और इन दोनों की जो लड़ाई है वो यहाँ तक नहीं बल्कि हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है, क्योंकि ये दोनों खाना लेकर सेम टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं शाओ के लिए और शाओ के पास जाकर लड़ने लग जाते हैं कि शाओ मेरा खाना खाएगी। काई बोलता है नहीं मेरा खाना खाएगी, शाओ भी बोलता है मेरा खाना खाएगी। इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा सरदर्द कर रही होती है, इसलिए इन्हें शांत कराने के लिए फीमू बोलता है कि शाओ किसी का खाना नहीं खाएगी क्योंकि शाओ ने तो अभी अभी खाना खा लिया है। जिस पर कि वे दोनों ही सैड हो जाते हैं। इसके बाद शाओ भी उसके करीब बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि देखो फीमू, और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। जिस पर फीमू की अंदर ही अंदर जेलस तो हो रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जो काई था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और के हाथ से अपनी बहन का हाथ छुटा फीमू के हाथ में देता है और बोलता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ तो सिर्फ फीमू ही बनेगा और कोई नहीं। उसकी इस बात पर फीमू स्माइल करने लग जाता है। अब हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जिया को उसका मैनेजर होटल में लेकर आया होता है और यून बीबी मीटिंग के सिलसिले में उसी होटल में आया हुआ होता है। जिया को उसका मैनेजर हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाता है और ये सब जून देख लेता है और यहाँ पर मिस्टर शू उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं, जिस पर कि कोई डोर को नॉक करता है और सीधा ही वो इंसान उस मैनेजर की अच्छी सी धुलाई कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि जून होता है। और जून यहाँ पर जिया को भी संभालता है और वो मिस्टर शून को ये भी बोलता है कि अगर तुमने आइंदा से जिया के साथ ऐसी कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद वो जिया को लेकर बाहर आ जाता है और उसकी केयर भी करता है और इस बात से जिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और जोन उसे संभाल रहा होता है। तो जिया बोलती है कि सब बातें शाओ को मत बताना है क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है और इन सब बातें से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाए। फीमो शाओ को घुमाने के लिए बाहर लेकर आया होता है। शाओ यहाँ पर बताती है कि पहले वो समुद्र के किनारे रहा करते थे जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान भी बचा रखी है। इस बात से फीमू शौक हो जाता है और अब वो शाओ को अंदर लेकर जाने लग जाता है। शाओ से देखकर प्यारी से स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग ने अपनी मूवी के बारे में बता दिया होता है और ये भी बोलता है कि हम जल्दी से मूवी स्टार्ट करने वाले हैं और ये सब बातें सोशल मीडिया पर फैल जाती है, जिसे कि शाओ भी देख लेती और वो शूटिंग पे जाने का डिसाइड कर लेती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे शूटिंग पर तो जाना ही होगा। इसलिए वो उठती है और शूटिंग पे चली जाती है। यहाँ पर शाओ भाई शाओ से पूछता है कि वो फिल्मों को कितना लाइक करती है, जिस पे शाओ बोलती है कि ऐसे नेक दिल और इतने केयरिंग बंदे को
स्मार्ट हैंडसम बंदे को भाई कौन नहीं लाइक करेगा। और उसके बाद सुनकर वो तो तुरंत अपने भाई को कॉल करने लग जाता है। निकला ना आखिरकार भाई का चमचा। और शाओ बोल रही होती कि प्लीज तुम ये बातें फीमू को मत बताना। और क्योंकि फोन स्टार्ट होता है तो फीमू उसकी आवाज सुन लेता है और बोलता है कि ये मुझसे बिना परमिशन लिए शूटिंग पर आ कैसे गई। उसका भाई बोलता है कि लगता है शाओ आपको लाइक नहीं करती है, क्योंकि अगर वो आपको लाइक करती तो वो आपको जरूर बताती और आपकी परमिशन भी जरूर लेती। और ये बोलकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। शाओ भाई शाओ को छोड़ने के लिए घर पर आता है तो काई शाओबिन के साथ में अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हैरान भी होता है। और तब यहाँ पर शाओबिन शाओ की जख्मों पर आइस पैक लगाने लग जाता है। तो ये सब बातें फीमू भी देख रहा होता है और फीमू को जेलस फील हो रही होती है, इसलिए वो अपने भाई को दूर फेंक कर खुद ही आइस पैक लगाने लग जाता है। और यहाँ पर काई और शाओबिन की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो फीमू शाओ को लेकर अंदर चला जाता है और ये दोनों बाहर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। फीमू उसे रेस्ट करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन शाओ बोलती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर फीमू उसे काम करने की इजाज़त दे देता है, जिस पर खुश हो जाती है। और वे जो अंदर बातें चल रही होती हैं उन बात ये दोनों शरारती भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन फिर से इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फीमू बाहर आकर इन दोनों को देख लेता है। इसके बाद ये तीनों बात कर रहे होते हैं, जिस पर काई बोलता है कि अब तो मेरी सिस्टर का ध्यान रखना है क्योंकि मैं घर वापस जा रहा हूँ। जिस पर फीमू बोलता है कि तुम बेखबर होकर घर पर जाओ, हम तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मिस्टर शू अपने बंदों से शुन को मारने की बात करते हैं तो ये सब बातें जिया सुन लेती है। और ये सब बंदे जब उसे मार रहे होते हैं और वो पीछे से आकर उन गुंडों के अच्छे से धुलाई करती है और फिर उनको लेकर वहां से भाग निकलती। और यहाँ पर वो तो उसे किसी कर लेती। दूसरी तरफ फीमू शाओबिन को शाओ के पास बैठा हुआ देखता है तो जेलस महसूस करता है और फिर वो शाओबिन को वहां से भगा देता है और खुद शाओ के पास बैठकर उसे घूरने लग जाता है। लिंगर जियान को बताती है कि वो तो शादी की तैयारी में पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि उसने तो ड्रेस वगैरह भी सिलेक्ट कर ली। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेट पर लास्ट शूटिंग चल रही होती है और लास्ट शूटिंग वेडिंग की होती है, जिसमें शाओ बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रही होती है, जिसे फीमू तो देखता ही रह जाता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी का एंड हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक और लव स्टोरी दिखाई जाती है कि मिस्टर ली जिंग का हाथ पकड़ लेते हैं। जिंग इस पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि फिल्म की बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग हो गई होती है और सब लोग फोटो वगैरह खिंचवाने लग जाते हैं। इन सबको इतना ज्यादा खुश देखकर फीमू दूर से स्माइल कर रहा होता है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिंग का बर्थडे होता है तो लिंक उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है और ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग फिल्म रिलीज की तैयारियों में लगे हुए होते हैं और फाइनली अब उनकी फिल्म रिलीज हो जाती है। तो शाओ फीमू को अपने साथ इस फिल्म को देखने के लिए चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट सीन में जून जिया के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है। वहाँ पर जू लिन भी आई हुई होती है। जिया वहाँ से जाती है तो जून के पास वो लड़की आकर बैठती है, जिस पर जून बोलता है कि तुम मेरी डेट खराब करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गई हो। लेकिन उस लड़की के ऊपर तो जून की बातों का जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था। जब जिया को वो पास आते हुए देखती है तो वो जून के और करीब जाने लग जाती है। अब जिया जब पास आ जाती है तो वो लड़की खुद ही इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है कि वो जून की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसकी मॉम जल्दी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है, यानी कि जून की वाइफ बनाना चाहती है। जिस पर जिया तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन जून बोलता है कि ये तुम्हारी गलत फैमिली है। अगर मेरी कोई वाइफ बनेगी और मेरी अगर किसी के साथ शादी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जिया होगी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि ये अभी तुम सामने से इतना प्यार दिखा रहा है, लेकिन पीठ पीछे तो तुम्हारी बुराइयाँ ही करता है। जिस पर जिया वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जून उसके पीछे उसके मनाते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं कहा है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई लड़की कभी नहीं आएगी। जिस पर जिया खुश हो जाती है और वे दोनों मूवी देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फीमू और शाओ भी मूवी देखने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन शाओ देखती है कि उसकी मूवी पर पब्लिक इतना ज़्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं दिखा रही है, तो वो सैड हो जाती है। जिया शाओ के पास आती है और बोलती कि मैंने तुम्हारी मूवी देखी, वो सच में लाजवाब थी। लेकिन शाओ बोलती कि मैं अभी भी थिएटर
थिएटर से आ रही हूँ, लेकिन वहाँ पब्लिक का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। इसके बाद फीमू शाओ को बाहर बुलाता है। शाओ माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि तुम मुझे एज ए एक्टर उस मूवी में लो, लेकिन फीमू बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार उस फिल्म में एज ए एक्टर लेने का फैसला तो मेरा था और तुम फिल्म की टेंशन मत करो, वो मूवी है वो धीरे धीरे हिट हो ही जाएगी, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शाओ जिन और लिंग के पास आकर मूवी को प्रमोट करने के अलग अलग आइडियाज़ देने लगती है और उसके आइडियाज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हान लिंगर को भड़काती है। सभी थिएटर ने शाओ की मूवी का टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है, लेकिन जागवार ने नहीं किया है। जियांग ने ये सब शाओ के लिए तो नहीं किया है। लिंगर ये सब बातें पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन हान हुयू से रोकती है और वो जियांग से प्यार से इस बारे में बात करने के लिए बोलती है। अब वो भी हान हुई की बात को याद करते हुए पहले तो प्यार से उस शो के टाइम को कम करने का बोलती है, लेकिन तब वो नहीं मानता तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सभी लोग इस मूवी के हिट ना होने पर काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियांग फीमू से कॉल कर उससे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर दोनों की फाइट हो रही होती है और इसी दौरान उनकी बात होती है, जिस पर जियांग बोलता है कि तुम इस मूवी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करो जल्दी, जिस पर फीमू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान जाता है और बोलता है मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। फीमू शाओ से मिलने के लिए जाता है तो फीमू उसकी वीडियो बनाने लगता है और शाओ अपनी मूवी के पैरा मूव्स को काफी फनी तरीके से कर रही होती है। ये देखकर फीमू के माइंड में एक आइडिया आता है और वो ये वीडियो अपने स्टाफ को जाकर दिखाता है और अपना आइडिया सामने रखता है। अब उसकी ये वीडियो पोस्ट हो गई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई होती है और इसी के ज़रिए वे मूवी को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। और जब ये आइडिया काम करने लग जाता है तो शाओ और भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो बनाकर अपलोड करती है। इससे उनकी मूवी वाकई में प्रमोट हो जाती है और फीमू शाओ दोबारा से मूवी थिएटर में आए हुए होते हैं, लेकिन इस बार शाओ को उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस मिल गए होते हैं। फीमू साइड में चला जाता है और जब उसके फैंस चले जाते तो फीमू आता है, जिस पर शाओ खुश होते हुए बोलते कि तुम तो हमारे रिलेशन को पब्लिक करने वाले थे तो आप क्यों साइड में चले गए। जिस पर फीमू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग गलत समझे, तुम्हें अभी अभी तो फेम मिला है और मैं नहीं चाहता कि लोग अलग अलग तरह की बातें बनाए। अब शाओ तो खुश हो रही होती है क्योंकि उसे फाइनली उसका प्यार जो मिल गया होता है, लेकिन यहाँ पे जेलस फील करने वालों की भी कमी नहीं होती है। लिंकर देखती है कि जियांग ने अभी तक शो टाइम कम नहीं किया तो वो गुस्से में उससे बात करने के लिए जाने लगती है। अंदर हान हुई की और जियांग की बातें चल रही होती है, जिसे सुनने के लिए वो बारी रुक जाती है। हान हुई बोलती है कि मिल्क वे प्रोजेक्ट को छोड़कर ब्लू स्काई मूवी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। जियांग बोलता है कि ये सब तो मैं वाव्यांग के फायदे के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलती कि मुझे ये लगता है कि तुम ये सब शाओ के लिए कर रहे हो। लिंगर इस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। लिंगर एक रिपोर्टर को शाओ फीमू के रिलेशन के कुछ एविडेंस देती है। अब वो उन दोनों के रिलेशन को पब्लिक करवाना चाहती। दूसरी तरफ शाओ देखती कि सोशल मीडिया पे तो हंगामा मचा हुआ होता है क्योंकि फीमू और शाओ के रिलेशनशिप की खबर मीडिया में आ गई होती है। एक कोलिग शाओ को ऑफिस आने से मना करती है क्योंकि यहाँ पर मीडिया वालों ने ऑफिस को घेर रखा होता है। लोग तो यही बातें बना रहे होते हैं कि फीमू और हान हुई के बीच में शाओ आई है। यहाँ पर जिंग फीमू से बोलती है जल्दी से इस मामले को निपटाने के लिए क्योंकि इससे शाओ के करियर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फीमू उस पर्सन का पता लगाने के लिए बोलता है जिसने की ये खबर छापी है, लेकिन शाओ ऑफिस आ गई होती है तो मीडिया वालों ने उसे घेर लिया होता है तो जिंग आकर मीडिया वालों से उसे बचाकर ऑफिस के अंदर ले जाती है। इस खबर का हान हुई को भी पता चल जाता है, लेकिन वो इस बात से गुस्सा हो रही होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग उसे सिंपैथी दे रहे हैं। रात को ली और जिंग दोनों अकेले होते हैं। यहाँ पर लिंग जिंग से बोलता है कि मैंने तुमसे लव कन्फेस किए काफी समय हो गया है और कल इसको 10 साल हो जाएंगे, तो मुझे कल ही तुम्हारा कन्फेशन चाहिए। जिंग बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फीमू शाओ के घर आता है। शाओ बोलती है कि अब हमें अपने रिलेशन के बारे में पब्लिक को बता देना चाहिए क्योंकि यही सही मौका है। और नेक्स्ट डे जब ये दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं तो रिपोर्टर्स को देखकर वहीं रुक जाते हैं। रिपोर्टर इनके पास आते हैं। फीमू अपना और शाओ का रिलेशन पब्लिक कर देता है और ये भी बोलता है कि हान दोनों के बीच में नहीं आई है क्योंकि मेरा और हान का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ जियांग भी लिंग के पास जाकर अपना लव कन्फेस कर देती है और फाइनली ये दोनों कपल बन जाते हैं और लिंग को भी अपने 10 साल के
जवाब का इंतजार होता है वो खत्म हो जाता है। कोलिग शाओ को मिसेज ली बुलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं, वहाँ से जाने लगती है कि सू के लेस खुले हुए होते हैं जिसे फीमू बांध रहा होता है। तो कोलिग्स कहते हैं कि फीमू कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो कितना केयरिंग भी है और हैंडसम भी है। इन दोनों रिलेशनशिप की बात से ब्लू स्काई गैलेक्सी की रेटिंग और ज़्यादा हाई हो जाती है जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन लिंकर तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और वो जियांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि इन दोनों की साथ में होने की खबर मैंने ही फैलाई थी, जिस पर जियांग बिना कुछ बोले जियांग वहां से चला जाता है। लिंकर को भी जब ये खबर पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है। लिंकर को भी इनके साथ में होने की खबर पता चलती है तो काफी ज्यादा सैड होती है। दूसरी तरफ मोम फीमू से शाओ को घर पर लाने के लिए बोलती है जिस पर फीमू मान जाता है। लिंकर यहाँ पर दूसरा प्लान बना रही होती है शाओ को बर्बाद करने। उसने एक राइटर से एकदम ब्लू स्काई गैलेक्सी मेल खाती हुई मूवी लिखवाई थी जिसका नाम ट्विन फ्लावर था और वो जियांग से कॉल करके बोलती है कि मेरे पास एक और प्लान है उन्हें बर्बाद करने का। फीमू शाओ को लेकर मोम के घर पर आ जाता है और शाओ मोम के लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है जिस पर मोम खुश होती है। मोम कुछ बात करने के बाद सीधा बोलती है कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, जिस पर दोनों ही शौक होते हैं। लेकिन शाओ बोलते हैं मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस पर मोम फीमू से शाओ को प्रॉपरली शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हान हुई ने जियांग को बुलाया हुआ होता है और वो बोलते हैं कि ये स्क्रिप्ट है ट्विन फ्लावर की, इसमें एक हीरोइन तो मैं हूँ और एक मैं शाओ को लेना चाहती हूँ। जियांग भी इस बारे में शाओ से बात करने की सोचता है। मोम शाओ फीमू के साथ खाना खा रही होती है जिनकी मोम पता कर जिया से मिलने के लिए आई होती है और मोम बोलती है कि मेरे बेटे के लिए तुम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, उसके लिए सिर्फ डी सूटेबल है, तो तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। जियांग मूवी में एज ए हीरोइन काम करने के लिए शाओ से पूछता है तो शाओ बोलते कि तुम मेरे पास स्क्रिप्ट सेंड कर दो, मैं या जिंग तुम्हें पढ़कर बताएंगे। जिन स्क्रिप्ट पढ़कर फीमू से डिस्कस करने का सोचती है और वो आकर फीमू से बताती है, लेकिन फीमू बिल्कुल भी फेवर में नहीं था कि शाओ उनकी मूवी में एज एक्टर काम करे। शाओ को पता चलता है कि इसमें एक हीरोइन हान हुई है तो वो फीमू से बात कर ही बता सकती है कि वो इस मूवी में काम करेगी या नहीं करेगी। ऑफिस में जिया जुन को डी के साथ देखती है तो वो यही सोचती है कि उसकी मोम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है और उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इसलिए वो सीधा जुन से ब्रेकअप का मैसेज सेंड कर देती है। जब जुन मैसेज देखता है तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो जिया से बात करने के लिए आता है, लेकिन जिया डोर ओपन नहीं करती। तो जुन बोलता है कि मैं अब तुम्हें अपना प्यार फाइनली प्रूफ कर ही दिखाऊंगा और ये बोलकर वो सैड होकर वहां से चला जाता है। शाओ तो इस मूवी में काम करने के लिए राजी होती है लेकिन फीमू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शाओ इस मूवी में काम करे क्योंकि उसे पता था कि हानुई कहीं ना कहीं शाओ को हर्ट जरूर करेगी और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। लेकिन शाओ बोलती है कि ये मेरा पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को इस इंडस्ट्री में साबित करने का, तो प्लीज मुझसे मौका मत छीनो। फीमू मना भी करता है कि तुम्हें इस मूवी में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शाओ बोलते ही तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब फीमू फाइनली हान हुई को कॉल करके बोलता है कि तुम शाओ को एज ए एक्टर इस मूवी में क्यों लेना चाहती हो। इस पर हान हुई बोलती है कि ये मूवी ट्विन फ्लावर है और इसमें एक एक्टर मैं हूँ और एक शाओ ही हो सकती है क्योंकि वो मेरे जैसी दिखती है जब मैं यंग थी। अब फीमू कुछ भी नहीं बोलता है। दो दुखियारे बैठी हुई होती हैं। जिया अपने मन की बात बोलकर मन हल्का करती है और शाओ अपने मन की बात बताकर मन हल्का कर लेती। इसके बाद फीमू शाओ के पास आता है और वो मूवी में एज ए एक्टर काम करने के लिए बोल देता है, यानी कि वो राजी हो गया था कि वो उस मूवी में काम कर सकती है, जिस पर शाओ भी काफी ज्यादा खुश होती है। फीमू शाओ को खुश देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन फीमू ने शाओ के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड भेजने का फैसला किया था, जिस पर शाओ भी कुछ नहीं बोलती है। एक अच्छा डायरेक्टर होने के नाते लिंग ही इस मूवी को डायरेक्ट करने की बात बोलता है। लिंकर जियांग के साथ आकर लड़ने लग जाते कि तुमने जानबूझकर शाओ को एज ए फीमेल लीड इस मूवी में लिया है। उन दोनों की लड़ाई हो ही रही होती है कि लिंकर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जियांग उसे बचाते हुए नीचे गिर जाता है और जियांग को चोट लग जाती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती। अब लिंकर को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। शाओ मूवी के सेट पर आ जाती है और उसके पीछे काफी ज्यादा गार्ड लगे हुए होते हैं क्योंकि जो फीमू ने अपॉइंट कर रखे होते हैं, लेकिन
हान हुई जानबूझकर अकेले आती है जिसपे कि सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। शाओ फीमू से उन गार्ड को हटाने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं मानता। वे गार्ड तो शाओ का पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, वे हर जगह उसके साथ जा रहे होते हैं। अब शाओ काफ़ी मिन्नतें करती है जिस पर फीमू गार्ड हटाने के लिए मान जाता है। फीमू शाओ को प्रपोज करना चाहता था इसलिए वो किसी बहाने से उसकी उंगली का नाप ले लेता है। शाओ बोलती है कि क्या हानुई सही में जब यंग थी मेरे जैसी दिखती थी, क्या मैं सही में जब वो यंग थी उसके जैसी दिखती हूँ, जिस पर फीमू उसका टॉपिक चेंज कर देता है। अब हान हुई ने अपनी यंग थी जबकि एक फ़ोटो पोस्ट कर रखी होती है जो शाओ के असिस्टेंट आकर उसे दिखाती है। वो उसमें बिल्कुल ही शाओ जैसी लग रही होती है। हान हुई ने जानबूझकर शाओ जैसा ड्रेस पहना हुआ होता है। वो जानबूझकर उस जैसी ड्रेसअप होकर आई हुई होती है जिसे देखकर सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं। यानी शाओ सिर्फ हान हुई का एक सब्स्टिट्यूट बनकर रह गई होती है। लिन हान हुई को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है लेकिन हान हुई बोलती है कि इस सीन के लिए ये ड्रेस एकदम फिट है और मैं इसे चेंज नहीं करूं। ये दोनों शूटिंग में बिजी होती है तभी वहां पर फीमू आ जाता है। सीन देखकर शाओ सैड होकर वहां से चली जाती है। फीमू शाओ के पीछे जाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई होती है और वो बोलती है कि मैं तो हान हुई का सब्स्टिट्यूट बनकर ही रह गई हूँ और मैं उसका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। और वो यहाँ पर ये भी बोल देती है कि तुमने भी मेरा यूज़ किया है क्योंकि तुम हान हुई से प्यार करते थे। लेकिन फीमू बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन शाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फीमू उसके पीछे मनाने के लिए जाता है तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर बताता है कि फीमू को कैंसर है। ये बात सुनकर जुन और लिन तो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं और जुन डिसाइड करता है कि वो शाओ को सब कुछ बता देगा लेकिन लिन मना करता है क्योंकि फीमू ने मना किया था कि वे शाओ को कुछ भी ना बताएं। इसके बाद शाओ को जब पता चलता है कि फीमू हॉस्पिटल में है तो वो उससे मिलने के लिए आती है लेकिन वहाँ पर मिलने के लिए हान हुई भी आई हुई होती है। तब शाओ कमरे के अंदर एंटर करती है। वो हान हुई को फीमू के साथ बैठा हुआ पाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। फीमू उसके पीछे पीछे आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। उसके चेस्ट में दर्द भी हो रहा होता है लेकिन वो मन में सोचता है कि अगर मैं इसे सच बता दूंगा तो ये मुझे भला मरते हुए कैसे देख सकती है क्योंकि मेरे से प्यार भी इतना करती है और ये बहुत ही साफ दिल की है। इसलिए वो सच्चाई नहीं बताता है और बोलता है कि हाँ मैं हान हुई से प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने तुम्हारा यूज़ किया है। जिस बात का फ़ायदा उठाकर हान हुई फीमू के और करीब आने लग जाती है। शाओ यहाँ पे रोते हुए बोलती कि अब के बाद मैं तुम्हारे पर कभी भरोसा नहीं करूँगी, तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती मैं। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फीमू रोने लग जाता है लेकिन हान हुई सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है कि मुझे एक और चांस दे दो, मुझसे पैचअप कर लो। लेकिन फीमू बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें चांस देने की बात दूर दूर तक कभी नहीं सोच सकता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ एनी कंपनी को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है तो जिंग उससे आकर वहाँ से उस कंपनी से रिज़ाइन करने का कारण पूछने लगती है। हान हुई यहाँ पर सैड होकर बोलने लग जाती है कि मैंने तो फीमू को उसी दिन खो दिया था जब मैंने उसे छोड़कर अपने करियर के ऊपर फोकस किया था और अब मैं उसे दोबारा बिल्कुल भी नहीं पा सकती हूँ, चाहे मैं कितने भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। फीमू को शॉप से कॉल आती है कि आपने रिंग दी थी वो रेडी हो गई है, आप आकर ले जाए। लेकिन फीमू कहता मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है। शाओ यहाँ पर गांव चली गई होती है लेकिन उसके रिश्तेदार बोल रहे होते कि तुमने नाम तो कमा लिया लेकिन अब तुम शादी कर लो। उसके घर वाले शाओ से पूछते भी है क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है, लेकिन शाओ बात को टाल देती है। काई समझ जाता है कि ये फीमू से झगड़ा कर कर ही यहाँ पर आई है और दोनों के बीच में काफ़ी फासले होते हुए भी दोनों ये एक दूसरे को काफ़ी याद कर रहे होते हैं। लिंगर जियांग से आकर उस दिन के झगड़ा करने के लिए माफ़ी मांगती है और अब वो ये शादी तोड़ने का फैसला कर लेती है। वो अपने बेमकसद लाइफ को मकसद देना चाहते थे इसलिए दोनों ही रजामंद हो जाते हैं। लिंगर उसे उसकी रिंग वापस दे देती है और ये भी बोलती है कि फीमू और शाओ का ब्रेकअप हो गया तो तुम अब शाओ को पाना चाहते हो तो तुम उसके पास जा सकते हो, ये बहुत अच्छा मौका है। एक ही हॉस्पिटल में होते हुए फीमू और जियांग की मुलाकात हो जाती है। जियांग बोलता है कि तुमने शाओ को क्यों छोड़ दिया, लेकिन फीमू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जियांग को अपने असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि फीमू की तबीयत ज्यादा खराब है
इसलिए वो उसके रूम में उससे मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम तो शाओ से इतना प्यार करते थे तो तुम उसे कैसे हर्ट कर सकते हो। फीमू यहाँ बता देता है कि हाँ, मुझे कैंसर है तो मैं कैसे शाओ को अपने करीब रखकर हर्ट कर सकता हूँ। जियांग यहाँ पर ये बोलता है कि तुम्हें शाओ को सब कुछ बता देना चाहिए, आगे उसका फैसला होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग हानहुई के पास आता है और बोलता है कि मैं याहुआ छोड़कर जा रहा हूँ। ये दोनों ही पछता रहे होते हैं कि इन्होंने करियर के ऊपर इतना ध्यान दे दिया कि ये अपने असली प्यार को ही भूल गए जो इनसे प्यार करते थे, और अब ये लाख कोशिश कर ले उन्हें नहीं पा सकते हैं। जियांग जाने से पहले एक बार शाओ से मिलना चाहता था क्योंकि उसने उसके साथ काफी गलत किया था, वो उससे माफी मांगना चाहता था। तो उस तरफ फीमू को लिन बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा होता है कि तुम्हें अब शाओ को बता देना चाहिए, लेकिन फीमू इनकार कर रहा होता है और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं, वे उन्हें बाहर भेज देते हैं। यहाँ पर शाओ दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जियांग उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। लेकिन तभी वहाँ पर काई आ जाता है जो जियांग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी शाओ बाहर आती है और वो जियांग को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाती है और वो बोलती, तुम्हारी सारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यहाँ पर जियांग फीमू की बीमारी के बारे में शाओ को बता देता है, जिससे शाओ काफी ज्यादा सैड होती है और अब वो उसे मिलने का डिसाइड करती है और वो घर आकर उससे मिलने जा रही होती है। लिन भी फीमू को मना लेता है और फीमू भी शाओ से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फीमू अपने बेड से उठकर शाओ से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी काई भी बोलता है कि तुम जल्दी में कहाँ जा रही हो, और वो कुछ बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन कायल देखता है कि वो अपना फ़ोन तो यहीं भूल गई है और तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। अब ये कॉल किसकी होती है, इस पे क्या कहा गया, ये हमें आगे पता चले। शाओ फीमू से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन फीमू आधे रास्ते में आ गया होता है और फीमू शाओ को देखकर ये फैसला कर लेता है कि अब उसकी जितनी भी बची लाइफ है वो हर एक पल शाओ के साथ ही बिताएगा, और इस पर दोनों ही गले मिल रहे होते हैं। काई आकर बताता है कि तुम्हें तो डॉक्टर और तुम्हारे दोस्त ढूंढ रहे हैं तुमसे माफी मांगने के लिए। फीमू बोलता है लेकिन क्यों, जिस पर काई बताता है कि तुम्हें कैंसर नहीं है, तुम्हारी रिपोर्ट किसी और के साथ एक्सचेंज हो गई थी इसीलिए। और ये बात सुनकर तो शाओ फीमू दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जून जब जिया को सैड देखता है तो वो एक लड़की के थ्रू उसे फ्लावर भेज देता है, लेकिन जिया समझ जाती है कि ये जून ने भेजा है। वो उसे ढूंढने लगती है तो वो एक बनी की ड्रेस पहने लड़के को देखती है और उसका चेहरा हटाकर देखने लगती है कि कहीं ये जून तो नहीं है, लेकिन वो उसे एक कार्ड देता है जो कि जून ने दिया था, जिसमें लिखा था कि तुम जब भी मुझे याद करोगी और मुझे पाने का मन बनाओगी तो मैं तुम्हें उसी पुराने प्लेस पर मिलूंगा जहां हम पहले मिले थे। जिस पर जिया समझ आती है और वो उसी सीक्रेट गार्डन में चली जाती है जहां जून उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब जून उससे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, तुम अमीर हो या गरीब हो। और वो ये कहते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे रिंग भी पहनाता है। अब ये दोनों कभी ना अलग होने का डिसाइड करते हैं और दोनों हक करते हैं। जिंग शाओ को बताते कि उसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिस पे शाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हानहुई मोम के पास बैठी हुई होती है और हानो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेती है शाओ के सब्स्टिट्यूट होने की बात मैंने ही फैलाई थी, जिस पर मोम बोलती है कि मैंने तो तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्टर को भेजा था और तुमने तो फीमू को छोड़कर अपने फ्यूचर को ज़्यादा अहमियत दी और उसे ही चूज़ किया। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि फीमू ने किसी लड़की के सब्स्टिट्यूट के तौर पर ही तुमसे प्यार किया था और अब तो उसकी लाइफ में सिर्फ शाओ ही है, और अब तुम फीमू को पाने का ख्वाब छोड़ दो। इसके बाद शाओ को हम अवार्ड फंक्शन में देखते हैं और वहाँ पर हानहुई भी आ जाती है। वो अभी भी से पॉइंट आउट करने से बाज नहीं आती, लेकिन शाओ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। इसके बाद जब हानहुई वॉशरूम में होती है तो वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो शाओ ही जीतेगी, जिस पर वो सैड हो जाती है और अब्रॉड जाने का फैसला कर लेती क्योंकि वो शाओ से कॉम्पिटिशन कर थक गई होती है। और फाइनली ये अवार्ड शाओ को ही मिलता है। फीमू सबको एक ग्रैंड पार्टी देता है। शाओ सबका शुक्रिया करती कि ये जो कुछ भी उसे अब मिला है ये सब उन्हीं की वजह से, अगर वे उसका साथ नहीं देते तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। जिंग शाओ को एक बहुत सारे स्क्रिप्ट ला कर देती है ताकि वो खुद ही पढ़कर जिस फिल्म में उसे काम करना है ये डिसाइड कर सके। शाओ को अब्रॉड जाने का ऑफर मिलता है
यहाँ पर जिंग उससे बोलती है कि यही ऑफर हान हुई को भी मिला था, तो तुम भी सोच समझ कर फैसला करना। फीमू तो हक में होता है कि वो अब्रोड जा सकती है, लेकिन शाओ से छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फीमू उसके सफलता की राह में कांटा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो उसे इजाज़त दे देता है बाहर जाने की। फीमू लिन को आकर बताता है कि जिंग भी शाओ के असिस्टेंट बनकर 1 साल के लिए अब्रोड जा रही है, तो लिन भागकर जिंग के पास जाता है और उसे ऑफिस में से ही उठा लेता है और ज्वेलरी शॉप में लाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ पर दोनों किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शाओ जिन के हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहना देखती है तो वो उसे कांग्रेस करती है, ताकि वो भी अब रिलेशनशिप में आ चुकी है। यहाँ पर जिन बताती है कि फीमू ने रिंग का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो शॉप से नहीं लेकर आ पाया है। फीमू शाओ से बोलता है कि वो कहाँ है, जल्दी घर आ जाए। शाओ बोलते मैं एक ज़रूरी काम खत्म कर कर घर आती हूँ, मेरा इंतज़ार करो। वो तो वही रिंग उठाने के लिए गई हुई होती है, लेकिन वापस आती है तो फीमू सो गया होता है, तो वो फीमू को उठाती है और ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे फीमू शाओ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है, लेकिन फीमू तो अभी से शाओ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है, जिसमें अभी तो शाओ गई हुई होती है। फीमू जब घर आता है तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन देखता है और देखकर शौक होता है कि शाओ तो गई ही नहीं थी, वो तो यहीं पर थी, और वो उसे बहुत अच्छा सरप्राइज़ देती है। और इसके बाद शाओ उसके गले लगती है और उसे उसी रिंग से प्रपोज करती है और इमोशनल हो जाती है, जिस पर फीमू भी उसे सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने का बोलकर प्रपोज कर देता है। दोनों ही इमोशनल हो रहे होते हैं। यहाँ पर लिन, जिंग, जिया और जुन भी आए हुए होते हैं और फीमू शाओ दोनों किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जू जिन को लेकर खाने पर आया हुआ होता है, तभी वहाँ पर डी आ जाती है, लेकिन जिया दोनों के रिश्ते से नाराज नहीं होती है। वो तो खुश दिखाई दे रही होती है, लेकिन जैसे ही डी जुन की बुराई करने वाली होती कि जुन जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है, जो कि डिन को इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ होता है और डिन जुन को अपनी कंपनी में रख लेती है। फीमू और शाओ जब वेडिंग शूट करवा रहे होते हैं, तभी फीमू पानी में गिर जाता है, तो शाओ पानी के अंदर जाकर उसकी जान बचाती है। जहाँ पर फीमू को याद आ जाता है कि जब पहले उसकी जान बचाई गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि शाओ ने बचाई थी, और शाओ की बॉडी पर वो टैटू इसलिए था क्योंकि वो उसने हान नकल करके डुप्लीकेट बनवाया था। लेकिन जब वो उस निशान की तलाश में लग गया था तो उसने वो निशान हान हुई की बॉडी पर देखा, तो इसलिए वो उससे प्यार कर बैठा और वो उसे वही लड़की समझ बैठा था जिसने उसकी जान बचाई थी। इतनी बड़ी गलत फैमिली हो गई थी और वो उसे डेट करने लगा, उससे प्यार करने लगा। फीमू को अब सारी चीज समझ में आ गई होती है और तब वो होश में आता है, तो वो दोनों किस कर लेते हैं और स्वीट किस के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।